हम बात कर रहे हैं पीओके की, क्योंकि ऐसा मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। यही समय है, सही समय है, पीओके को ले लो। देखिए, देश ने एक बार फिर से ललकारा है और अब ललकार की ये गूंज सरहद पार तक सुनाई दे रही है। मुद्दा वही है, पीओके का वो हिस्सा जो भारत का था, है और रहेगा, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान के कब्जे में है। और अब जब भारत के रुख से साफ हो चुका है कि पीओके की वापसी सिर्फ सपना नहीं, यह संकल्प है, तो पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। वो पीओके जो आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के अंदर में था, उसको अब लेने की तैयारी है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको देंगे। देश ने ललकारा है। देखिए, अब पाकिस्तान की हकीकत भी सामने आ रही है। हथियारों की भारी कमी है, रसद की किल्लत है और सेना का ढांचा पूरी तरीके से हो चुका है जर्जर। समझने वाली बात यहां पर ही हो जाती है। अब हैरानी की बात यह भी है कि इसके बावजूद पाकिस्तान के नेता दिन रात गीदड़ भभकियां दे रहे हैं, युद्ध की धमकियां दे रहे हैं, जैसे उनके पास कोई सुपर पावर आ गई है। लेकिन हकीकत यह है कि यह सब कुछ गीदड़ भभकियों से ज्यादा है कुछ नहीं। असली हकीकत यह है कि पाकिस्तान की सेना भी जानती है कि भारत से टकराने का मतलब है कि निश्चित रूप से अंत। इन सब के बीच में पीओके जो उन्होंने धोखे से, भ्रम से, आक्रमण से 47 में अपने कब्जे में ले लिया था, आजाद कश्मीर इसका नाम दे दिया था, वो भी ले सकता है। लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच आपको हम बताएंगे। लगातार बड़ी खबरों का दौर जारी है और यह बड़ी खबर है एलओसी पर भारत पाकिस्तान के बीच में गोलीबारी से जुड़ी यह बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टर में गोलीबारी की सूचना मिली है। यह बड़ी जानकारी। बारामूला, कुपवाड़ा सेक्टर में भी एलओसी पर गोलीबारी हुई है। लगातार सीज फायर का उल्लंघन उधर से हो रहा है। भारतीय सेना का पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी भारत पाकिस्तान के बीच में गोलीबारी की खबरें आ रही हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे दें। एलओसी पर किस प्रकार की संवेदनशील स्थिति बनी हुई है, आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। भारत की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से लगातार जवाब दिया जा रहा है। यह बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे। भारतीय सेना का पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब और उससे जुड़ी है बड़ी खबर इस वक्त की। किस प्रकार से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, बौखलाया हुआ पाकिस्तान, घबराया हुआ पाकिस्तान। बड़ी खबर है इस वक्त की। बारामूला, कुपवाड़ा सेक्टर में भी एलओसी पर फायरिंग की जानकारी मिल रही है। और देखिए, एलओसी पर कहां-कहां फायरिंग हुई है, ग्राफिक्स के माध्यम से भी देख लीजिए। ये नौशेरा सेक्टर है और सुंदरबनी, अखनूर, कुपवाड़ा, बारामूला, ये वो जगह हैं, ये वो सेक्टर्स हैं जहां पर फायरिंग की खबरें मिल रही हैं। बॉर्डर पर जो भी हलचल चल रही है, क्या रणनीति है भारत की, हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में कुछ बोल रहे हैं, आपको दिखाएंगे। कार्य योजना को बनाने का भी एक अवसर आप सबके सामने है और मुझे अच्छा लगा कि जब हम हीरक जयंती समारोह के इस आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं तो विश्वविद्यालय के कुछ आचार्यों को, पुरातन छात्रों को विश्वविद्यालय ने स्मरण किया, उनका सम्मान किया। मैं भी उन सभी पुरातन आचार्यों को और छात्रों को यहां पर हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। गोरखपुर विश्वविद्यालय 1 मई 1950 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा इसकी भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। याद करिए, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नोटिफिकेशन जारी होता है। 26 जनवरी 1950 को भारत अपना संविधान लागू करता है और भारत के संविधान लागू होने के बाद आजाद भारत का ये पहला विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित होता है। लेकिन ये यात्रा अचानक प्रारंभ नहीं हुई। विश्वविद्यालय गोरखपुर में हो, यह देश आजाद होते समय यह भाव सबके सामने आया। गोरखपुर के कुछ मानदंड थे
उस समय चाहते थे कि गोरखपुर में उच्च शिक्षा का केंद्र बने। संसाधन नहीं थे, कनेक्टिविटी भी नहीं थी। गोरखपुर को कहीं से भी जोड़ने के लिए कोई व्यवस्थित कनेक्टिविटी नहीं थी। और तब ये प्रस्ताव जब सबसे पहले सामने आया था, उस समय यहां के वरिष्ठ अधिवक्ता पंडित बब्बन मिश्र जी, जो गोरखपीठ के शिष्य थे, उन्होंने और डॉक्टर पीसी चाको, सेंट एंड्रूज कॉलेज के प्राचार्य, इन दोनों में भी मित्रता थी। इन दोनों ने चर्चा की कि कैसे विश्वविद्यालय की स्थापना होनी हो, इसके लिए कुछ चर्चा आगे बढ़ाया जाए। तो ये दोनों लोग महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के पास गए कि देश आजाद हो गया है, स्वतंत्र भारत के लिए यहां पर अगर विश्वविद्यालय की हम मांग करेंगे तो हो सकता विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाए। तो महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के साथ जुड़ाव होने के नाते और गोरखपीठ का एक गेस्ट हाउस रानीखेत में होने के नाते पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के साथ उनके बहुत निकट के संबंध थे। तो यह तय हुआ कि एक समिति गोरखपुर से चल करके मुख्यमंत्री से मिले, उनके सामने प्रस्ताव रखे और फिर गोरखपुर से एक समिति आजाद होते ही, जब उस समय के प्रीमियर के रूप में, जो मुख्यमंत्री के रूप में ही जिनका दायित्व था, वो कार्य कर रहे थे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, तो पंत जी के पास जाते हैं। तो पंत जी ने कहा, देखो पैसा है नहीं, पैसा नहीं है, मेरठ से भी मांग हो रही है विश्वविद्यालय स्थापना की, अन्य जगहों से भी मांग आ रही है, लेकिन राज्य सरकार के पास इस समय पैसा नहीं है कि हम कोई विश्वविद्यालय बना सकें। हां, अगर उस क्षेत्र के लोग मिलकर के चंदा इकट्ठा करके कुछ पूंजी इकट्ठा कर सकें तो हम गोरखपुर एक विश्वविद्यालय स्थापना की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। बड़ी खबर आपको बताएंगे, भारत ने अपनी सुरक्षा तकनीकों को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है। नए सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में 7 सदस्य होंगे, जिसमें पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी चेयरमैन बनाए गए हैं। बोर्ड में और कौन से नाम, वो भी हम आपको बताएंगे। इन 7 सदस्यों में बोर्ड में पूर्व एयर मार्शल PM सिन्हा भी हैं, बोर्ड में पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल AK सिन्हा भी हैं, पूर्व IPS राजीव वर्मा भी बोर्ड में शामिल हैं, पूर्व IPS मनमोहन सिंह भी बोर्ड में शामिल हैं, रिटायर्ड IFS वेंकटेश वर्मा भी बोर्ड में शामिल हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर है ये। NSAB का पुनर्गठन न केवल सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को और ज्यादा सशक्त करने का संदेश भी देने वाला है ये कदम। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर है ये इस वक्त की। पूर्व IPS राजीव वर्मा भी बोर्ड में शामिल किए गए हैं। मौजूदा प्रदेश में इसकी बड़ी आवश्यकता थी। पाकिस्तान की युद्ध क्षमता पर बड़ा दावा, पाकिस्तान के पास हथियारों की भारी कमी है। जंग में सिर्फ 7 दिन ही पाकिस्तान टिकेगा, जो जानकारियां मिल रही हैं उसके हिसाब से हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत से जंग में 7 दिन में पाकिस्तान का अंत हो जाएगा, क्योंकि इनके पास इतनी ही हथियार और इतनी क्षमता बची है। पाकिस्तान की युद्ध क्षमता पर बड़ा दावा सामने आया है। कहा जा रहा है कि अगर भारत से युद्ध हुआ तो पाकिस्तान महज 7 दिन में ढेर हो जाएगा, 7 दिन से ज्यादा वो टिक नहीं पाएगा। रिपोर्ट्स की अगर माने तो पाकिस्तान के पास में हथियारों की भारी कमी है। गोला बारूद से लेकर तेल और रसद तक उनके पास संकट ही संकट यहां दिखाई दे रहा है। सेना के पास युद्ध लड़ने लायक न तैयारी है न संसाधन, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के नेता गीदड़ भभकियों से बाज नहीं आ रहे हैं। हर रोज नए नए बेतुके बयान दिए जा रहे हैं, जंग की धमकियां दी जा रही हैं, पर हकीकत यह है कि खुद पाकिस्तानी सेना को मालूम है कि अगर जंग हुई तो अंत तय है।
तो लगातार हम जानकारियां आपको दे रहे हैं। देखिए, अब बात साफ है और सीधी भी है कि पाकिस्तान के पास ना तो हथियारों का दम है, ना सेना का मनोबल है और ना ही तकनीक का स्तर। 7 दिन में किस प्रकार से स्थितियां इनकी खराब हो जाएंगी वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। जंग के दौरान खर्च उठाना उनके लिए मुश्किल है। जमीनी हकीकत क्या है वो समझ लीजिए। तमाम बातें होती हैं, गीदड़ बपकियां दी जाती हैं, लेकिन कुल जमा यही कि पाकिस्तान के पास ना हथियार है, ना गोला बारूद है, ना रसद है। जंग के दौरान जो खर्चा होगा वो भी वो उठा नहीं सकते हैं। आनन फानन में वो चाइना के पास भी गए, वहां से उन्होंने मदद मांगी। JF-17 में ये उस दौर की मशीनें हैं जब भारत के पास उच्च तकनीक की मशीनें नहीं हुआ करती, लेकिन अब भारत के पास राफेल जैसे तमाम बड़े, सुखोई जैसे, तेजस जैसे, प्रचंड जैसे तमाम बड़े जो जनरेशन के 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं वो हैं। अब ऐसे में ड्रोन वॉरफेयर हो या मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक जॉमिक टेक्नोलॉजी, भारत हर फ्रंट पर पाकिस्तान से कई वर्ष आगे निकल चुका है। पाकिस्तान की हालत यह है कि पीओके में सेना तक की मूवमेंट शुरू कर दी गई है, लेकिन किस बिना पर? ईंधन है नहीं, फंड है नहीं और मनोबल तो कब का इनका टूट चुका है। बचा है सिर्फ और सिर्फ गीदड़ बपकियों का दौर, यानी अपनी आवाम को महफूज रखने के लिए वहां पर स्थितियां खराब ना हो जाएं, ये बताने समझाने की कोशिश यहां पर हो रही है। ये हम कह रहे हैं आपसे कि अगर युद्ध हो जाता है, भारत की तरफ से मिलिट्री ऑपरेशंस शुरू हो जाते हैं, तो यकीन करिए 7 दिन, महज 7 दिनों के अंदर पाकिस्तान ढेर हो जाएगा। इनके पास हथियार नहीं है। इन्होंने एक्सप्रेस डिलीवरी करवाकर चाइना से कुछ मिसाइलें मंगवाई हैं, लेकिन जिस प्रकार की जो सिचुएशन है वो समझने वाली बात यहां पर हो जाती है। हमारे साथ 2 मेहमान भी कनेक्ट हो गए, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। AS बहल जी हैं और डॉक्टर SK मिश्रा जी हैं। हम दोनों से एक एक करके बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मिश्रा जी, सबसे पहले मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। जिस प्रकार की मूवमेंट इस वक्त दिखाई दे रही है, क्या प्लान कर रहा है भारत? अगर हम हाइपोथेटिकल समझें तो किस प्रकार से अटैक कर सकता है इस बार भारत, और पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति कैसी है? कितना टिक सकता है वो भारत के सामने? पाकिस्तान की स्थिति के बारे में आपने पहले ही बता दिया, लेकिन पाकिस्तान बहुत कमजोर है। भारत के सामने वो कहीं भी नहीं ठहरता। अब समझने की बात है कि भारत जल्दबाजी नहीं कर रहा है, भारत हर चीज को एनालिसिस करके कर रहा है। क्योंकि जल्दबाजी, अब पाकिस्तान की जो बयानबाजी आ रही है, इवन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपने भाई से कहा है कि भारत से पंगा नहीं है, नहीं तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। इसके साथ आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, दयनीय स्थिति में अव्यवस्था है, बहुत ज्यादा अनिश्चितता के वातावरण में रह रहा है। अब लेकिन क्या करें, एक बात तो ये निश्चित है कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, तो पाकिस्तान के बयानबाजी कर रहे हैं। अब उनको ये भी पता है, इस बात का पूरी तरह से एहसास कि भारत के मुकाबले में कहीं भी नहीं ठहर। आपने जैसे कहा कि 7 दिन की बात, हमें तो लगता नहीं 2 दिन भी नहीं ठहर सकते हैं। अब ये जो बात कर रहे हैं, ये एक मतलब अवरोध पैदा करने की एक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी बहुत ज्यादा कमजोर है। ठीक है, चाहे वो आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, किसी। ठीक है मिश्रा जी, आप बनी रहेगा। बहल साहब भी हमारे साथ हैं। एस बहल जी, जो मौजूदा स्थिति है उसके बारे में हम लगातार बता रहे हैं कि पाकिस्तान के पास गोला बारूद, हथियार, धन, रसद कितना है ये सभी जानते हैं। हकीकत बात यह है कि अब वो जिस प्रकार की गीदड़ बपकियां दे रहे हैं, उससे लग रहा है कि वो लोग डरे हुए हैं बहुत ज्यादा है। क्या ये भी कोशिश पाकिस्तान कर रहा है कि हम परमाणु बम इस प्रकार की धमकियां दे ताकि विदेशी शक्तियां इसमें इन्वॉल्व हो, इवन इसमें इन्वॉल्व हो और भारत के ऊपर दबाव बने और युद्ध ना करें? क्या इस प्रकार की डिफेंसिव रणनीति के तहत इस प्रकार की बातें पाकिस्तान कर रहा है? अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज बताइए। और हिंदुस्तान की तरफ से कितना बड़ा अटैक हो सकता है जब सेनाओं को स्वतंत्र कर दिया गया है तब की स्थिति में? बहल साहब, देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने जी। जब भी कोई कंट्री या देश ये कहता है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे, तो इसका मतलब A बहुत डरा हुआ है, B पैनिक में है, और C जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसकी कैपेबिलिटी जो है, कन्वेंशनल कैपेबिलिटी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की बहुत कम है जी भारत के सामने। तो इस समय ये तीनों चीजें तो है ही, और इसके साथ उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। $6 बिलियन का उन्होंने IMF से लोन लिया था, अब एक्सटेंडेड $1 बिलियन का लिया, अब $1 बिलियन और चाहते हैं। चाइना से डेट है उनका $26.6 बिलियन, और साथ में कितने दूसरे देशों से उन्होंने मदद लिया वो आपको पता है। इस्लामिक देश जो है उन्होंने इनकी काफी मदद की है। भीख मांग के उनकी इकॉनमी चल रही है। 24%
ठीक है, मतलब जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ एस बहल जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, समय थोड़ा सा कम है, हमें एक ब्रेक लेना पड़ेगा। मैं ब्रेक से आऊंगा तो दोबारा कोशिश होगी आपसे बातचीत करने की, लेकिन बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। वहां के डिप्टी पीएम का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना या सदन में ये कहना कि अभी हम युद्ध की स्थिति में नहीं है, युद्ध के मूड में नहीं है, ये वो लोग हैं जो कह रहे थे हम परमाणु अटैक करेंगे, आज डिफेंसिव खेल रहे हैं। देश ने ललकारा है पीओके हमारा है, सीधे तौर पर हम कर रहे हैं ये बात, क्योंकि रणनीति कुछ उसी दिशा में बनती दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही वक्त है जब हम पीओके को वापस प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर सैन्य ताकत किसकी कहां टिकती है, ताकि आप समझ पाएं घर बैठे कि अगर युद्ध छिड़ता है हर मोर्चे पर, मिलिट्री ऑपरेशन हिंदुस्तान शुरू करता है तो किसकी क्या ताकत रहेगी। ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए सैन्य बल कितना है, भारत का 14 लाख सक्रिय सैनिक हमारे पास, पाकिस्तान के पास कितने टैंक है वो भी हम आपको बता रहे हैं, भारत के पास टैंक है, आप अंतर देखिए कितने ज्यादा हैं। लड़ाकू विमान भारत के पास 600 से ज्यादा है, पाकिस्तान 400 पर आकर सिमट जाता है, और हमारे पास हाईटेक है, हमारे पास हाईटेक है, युद्धपोत भारत के पास में 150 हैं, पाकिस्तान के पास 100 है। तो ये जो कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन करना भी मुझे लगता है बेमानी है इसके बारे में, चूंकि हमारे पास बहुत ज्यादा आधुनिक हथियार और तमाम चीजें हम देख रहे हैं। एस के मिश्रा जी, ये कंपैरिजन तो खैर हम इसलिए दिखाते हैं ताकि तमाम दर्शक जो है वो जान पाए कि क्या स्थिति हमारी है, विशेष तौर पर कोई तुलना भी हमें नहीं करना चाहिए पाकिस्तान जैसे मुल्क से, लेकिन जो सिचुएशन यहां बन रही है उस सिचुएशन को देखते हुए क्या कहेंगे, अगर युद्ध छिड़ता है, मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करता है भारत, तो इस बार क्या रणनीति होगी भारत की। हमने एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक देख ली है, इस बार क्या फाइनल स्ट्राइक, अगर ये फाइनल स्ट्राइक होगी तो किन मोर्चों पर होगी, कैसे हो सकती है, ये थोड़ी हाइपोथेटिकल बात है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जरूर बताइए। ये है कि यह है एक ही खाली लड़ाई भी बहुत तरह जी, हमें सिर्फ नहीं लड़नी, हमें कोई फिजिकली, हमें उनको इस तरह से अब उनको अंग भंग करने की जरूरत है। जैसे आप पीओके के लेना है, बलूचिस्तान अलग होगा, सिंध प्रांत भी उसका अलग होगा, तब उसके सही, और हम जल्दी नहीं कर रहे हैं जी, ना कोई बयानबाजी, हम सिर्फ कार देख रहे हैं क्या होने वाला है। बड़ी चीज मिश्रा जी ये भी है कि अब तक हम लोगों ने एक बार भी हमारे तरफ से किसी एक नेता ने, किसी एक विपक्षी नेता ने, किसी एक अधिकारी ने ये नहीं कहा है कि हम परमाणु हथियार रखते हैं, हमारे पास इतने परमाणु हथियार है, हमारे पास ये है वो है, इस प्रकार की बातें नहीं हुई है। जैसा कि बहल साहब से अभी बातचीत हो रही थी, बहल साहब ने कहा कि जो लोग डरे रहते हैं वो इस प्रकार की बात करते हैं। बहल जी, मैं एक बार पुनः आपके ऊपर लौटूंगा, आपके पास बातचीत करूंगा, पहले तो मैं चाहूंगा आपकी बात संक्षेप में आप पूरी कर लीजिए, जो छूट गई थी मैंने इंटरप्ट कर दिया था। दूसरी चीज ये कि अगर हम पीओके को वापस लेने की दिशा में यहां से बढ़ते हैं, अगर हम चाहते हैं कि मीरपुर, मुजफ्फराबाद, ये जितनी जगह वहां की वापस हमारे पास आ जाए, जो 47 में धोखे से उनके पास गया था, उस समय भारत का कंट्रोल नहीं था, लेकिन आज हम पूरे कंट्रोल में हैं, क्या ये सही समय है, क्या यही समय है कि हम पीओके की तरफ बढ़ सकते हैं? जन समर्थन है वहां के लोगों का भी पहले से। एस बहल जी। हाँ जी, इसमें मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। पिछले साल वहां गेहूं के ऊपर स्ट्राइक हुई थी नॉर्दर्न एरियाज में, यानी कि पीओके के अंदर। दूसरा पावर जनरेशन, उनका हुंसा वैली एक जगह है, हुमा एरिया है, उधर 3 से 4 घंटे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी रहती है, जबकि 127 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं जो बने हैं वहां पे, कई चीन की मदद से बने हैं, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर। तीसरी चीज, उनका लैंड जो ले लिया गया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसकी वजह से पिछले साल भी बहुत सारी स्ट्राइक्स हुई, जनवरी 8 इस साल बहुत बड़ी स्ट्राइक्स हुई वहां पे। दूसरा, उनको हमेशा एक स्टेप ब्रदर की तरह ट्रीट किया गया है। कहते हैं आजाद कश्मीर, हमारा जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको वो लोग आजाद कश्मीर कहते हैं, लेकिन उसको इतने अंकुश में रख दिया, इतने अंकुश में रखा हुआ है कि कुछ भी उसको डेवलपमेंट वहां पे नहीं होती उनकी। वहां पे जो भी डेवलपमेंट है वो ज्यादातर पंजाब में होती है, ना सिंध, ना बलूचिस्तान, और ना ही पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में कोई डेवलपमेंट होती है। तो लोग वहां पे तंग आ चुके हैं। हाँ, और बड़ी चीज एस बहल जी ये भी है, बड़ी चीज एस बहल जी ये भी है कि वहां के लोग तो तंग आ चुके हैं, लेकिन जिस प्रकार की जानकारियां वहां से प्राप्त होती हैं, वो पूरा पीओके दरअसल सैन्य अड्डा बन चुका है। पाकिस्तानी फौज वहां पर डिप्लॉयमेंट ज्यादा रहती है, साथ साथ में वहां पर ISI और ये आतंकवादी गतिविधियां सब कुछ पीओके से होता है। अगर पीओके हम वापस ले लेते हैं तो इन चीजों पर भी विराम काफी हद तक लग जाएगा। एक बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे, हमले के डर से तैनाती लगातार पाकिस्तान बढ़ा रहा है। लगातार 5वें दिन पाकिस्तानी सेना का ये मूवमेंट है, बड़ी खबर है ये पाकिस्तान के पंजाब में। आपको बता दें कि ट्रेन के जरिए सैन्य मूवमेंट बढ़ी है। बहावलपुर में ट्रेन के जरिए पहुंचाए गए 8 टैंक, 80 से ज्यादा SH-15,
हैवित्जर की तैनाती की गई है बॉर्डर के नजदीक। चीनी हैवित्जर तैनात किए गए हैं। आपको बता दें, ये बड़ी खबर है इस वक्त की, हमले के डर से किस प्रकार से पाकिस्तान तैनाती बढ़ा रहा है। बड़ी खबर है इस वक्त की।